नमस्कार दोस्तों, पारमिता एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिसऑर्डर को कवर किया और इस वीडियो में हम डिसऑर्डर से संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे जो सन 2018 में MPPEB द्वारा वर्ग 2 में पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर सभी है। तो एक विकार होता है जैसे कि ADHD, ये हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित विकार है। तो इसमें प्रश्न में यह पूछ रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर का क्या विशेषता नहीं है। तो आइए विकल्प को देखते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, तीसरा है हैलुसिनेशन और चौथा है इम्पल्सिविटी। तो जैसे कि हमने ADHD पढ़ा है, उसमें डिस्ट्रक्टिबिलिटी भी होती है, अति सक्रियता भी होती है और इम्पल्सिविटी होती है, लेकिन उसमें हैलुसिनेशन यानी मति भ्रम नहीं होता। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा हैलुसिनेशन या मति भ्रम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप एक बाल चिकित्सक हैं। 7 साल के तरुण को ऑटिज्म से पीड़ित होने का शक था। आपने इस बालक को आकलन के लिए एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक को देखने के लिए भेजा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आपको एक रिपोर्ट भेजता है और आपको उसमें आने वाले निष्कर्ष उस बच्चे की मां को समझाने की आवश्यकता है। उसकी ताकत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होने की सर्वाधिक संभावना है। यह प्रश्न लंबा जरूर है, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रश्न यदि आप अपने दिमाग में बनाएं तो यह बनता है कि एक बालक है जो 7 साल का है और वह ऑटिज्म से ग्रसित है, तो उसकी ताकत क्या होगी, वो किस चीज करने में सक्षम होगा। तो पहला विकल्प है मौखिक प्रस्तुति। तो जैसा कि हमने ऑटिज्म में पढ़ा, ओरल प्रेजेंटेशन उसकी कमजोर होती है। दूसरा विकल्प है मौखिक अवधारणा गठन, वर्बल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यह भी कमजोर होता है। और चौथा ऑप्शन है अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसमें भी उसकी पकड़ नहीं होती। तो बचता है एक तीसरा आंसर, ब्लॉक डिजाइन। तो इसका उत्तर होगा ब्लॉक डिजाइन। तो आप उसकी माँ को समझा सकते हैं कि आपका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित जरूर है, लेकिन उसमें ब्लॉक डिजाइन करने की काबिलियत अभी भी मौजूद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चिंता विकार की विशेषता है। एन एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब हमें एंजाइटी डिसऑर्डर की या चिंता विकार की विशेषता को बताना है। पहला प्रश्न है एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। दूसरा विकल्प है विकृत चिंतन यानी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। तीसरा है अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति और चौथा है पैनिक अटैक की वजह से भावनात्मक स्थिति। तो इसका जो पहला विकल्प है वह सही है, जो कि है एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेषता है। जैसा कि हमने पढ़ा था एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चे को बेवजह का भय उसके दिमाग में बना रहता है, वही है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑटिज्म इज ए फिल इन द ब्लैंक। ऑटिज्म एक खाली स्थान है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा जिस डिसऑर्डर पर प्रश्न पूछे जाते हैं वह है ऑटिज्म। तो जैसा कि अभी आपने देखा, अभी कुल हमने 3-4 प्रश्न ही कवर किए, उसमें 1-2 बार ये आ चुका है। पूरे वीडियो में करीब 6 से 7 बार ये प्रश्न ऑटिज्म से संबंधित पूछे जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को कवर करके एग्जाम में जरूर जाएं। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ऑटिज्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो जैसा कि पहला विकल्प है ADHD, ये ऑटिज्म नहीं है, ये बल्कि एक दूसरा ही डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को ध्यानाभाव की कमी रहती है। दूसरा बाइपोलर डिसऑर्डर, ये भी एक अन्य डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे का मूड स्विंग होता रहता है, कभी वो ज़्यादा उत्साहित रहेगा, कभी वो ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेगा। तीसरा है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। इस तरह के डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चे खुल्लम खुल्ला अवज्ञा करने वाले हो जाते हैं, वह किसी की बात नहीं मानते हैं। तो ये तीनों विकल्प तो हो नहीं सकते हैं। बचा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो ये इसका सही आंसर है। ऑटिज्म जो है न्यूरो विकास विकार से संबंधित है, यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंटी तनाव दवा, एंटी तनाव मतलब एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को दूर करने की जो ड्रग होती है उसे एंटी तनाव दवा या एंटी एंजाइटी ड्रग कहते हैं। एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में
कार्य करता है। तो ये किस रूप में कार्य करता है? उत्प्रेरक के रूप में, अवसादक के रूप में, उत्तेजक के रूप में या संशोधक के रूप में। तो ये हमें डिप्रेसेंट या अवसादक के रूप में कार्य करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप से लगा सकता है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक है, यदि वो ये पता लगाना चाहता है कि विद्यालय में बच्चे के प्रदर्शन में लगातार असफलता क्यों हो रही है, तो उसे किस चीज को सर्वाधिक महत्व या सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। पहला, उच्च प्रबंधन के लिए चिंता को बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, अनुशासनात्मक समस्या होगी, या अधिगम अशक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, या विद्यालय बदलने की आवश्यकता है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, अधिगम अशक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता, हो सकता है उसे लर्निंग डिसऑर्डर हो और वह सीखने में असक्षम हो, इस वजह से वह असफल हो रहा हो। तो यह विकल्प सबसे ज़्यादा उचित है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण क्या है? द चाइल्ड वरीज ऑलमोस्ट एवरी डे अबाउट गेटिंग हर्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ, किसके कारण होगा? पहला है ऑटिज्म, या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या एंजाइटी डिसऑर्डर, या लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑटिज्म हमने पढ़ा, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती है कि उसे भय रहे चोट लगने का। एंड ADHD भी हमने पढ़ा, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो लर्निंग डिसेबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन अपने आप में ही गलत है। बचता है तीसरा, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था कि बच्चे को बेवजह का भय रहता है। तो यह एक तरह का बेवजह का ही भय है, उसे यह लगना कि मुझे चोट लग जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वलीनता से पीड़ित बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस विथ ऑटिज्म। फिर से एक बार ऑटिज्म से संबंधित प्रश्न है, तो इसका विकल्प देख लेते हैं कि ऐसे बच्चों की कुल मिला के इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि चिल्ड्रन जो ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पहला विकल्प है दूसरे के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ। दूसरा, आराम से घूमने में असमर्थ। तीसरा, नींद लेने में असमर्थ। चौथा, निर्देशों का पालन करने में असमर्थ। तो आराम से घूमने में असमर्थ ये तो होगा नहीं, नींद लेने में असमर्थ यह भी नहीं होगा, निर्देशों का पालन करने में यह भी नहीं होगा। तो जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं वह दूसरों के साथ आंख से आंख मिलाने में असमर्थ होते हैं। इनमें हमने पढ़ा था कि सामाजिकता की कमी रहती है। तो इसका पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्सट्रीम डेफिसिट्स इन सोशल अंडरस्टैंडिंग इज कॉमन इन व्हाट चाइल्डहुड डिसऑर्डर, मतलब सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। पिछले ही प्रश्न में हमने बताया था कि जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक समझ की अत्यधिक कमी होती है। तो इसका उत्तर है ऑटिज्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकार एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? पहला विकल्प है फैलेल कीटोनुरिया, दूसरा है डाउन सिंड्रोम, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और चौथा है सिकल सेल एनीमिया। हमने फेनिल कीटोनुरिया में पढ़ा था, फेलिन एलानिल नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो बॉडी में बनता है। तो ये तो क्रोमोसोम से संबंधित है ही नहीं। दूसरा है डाउन सिंड्रोम, इसका उत्तर है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें से जो 21वें नंबर का सेट होता है उसमें जो बच्चा है वह अपनी माँ से या अपने पिता से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लेकर के पैदा होता है। तो इसीलिए इसको हम ट्राइसोमी 21 डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं डाउन सिंड्रोम को। तो इसका सही विकल्प है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी माता पिता को अपने बच्चों के लक्षण को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है जिनके बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार से पीड़ित होते हैं। अच्छा, तो जिन बच्चों का आचरण सही नहीं होता या उनमें कुछ विकार होता है उन बच्चों के माता पिता को जो थेरेपी दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा है फंक्शनल फैमिली थेरेपी या सिस्टमेटिक फैमिली थेरेपी या प्ले थेरेपी। तो चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। अगला प्रश्न, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम क्या है?
मतलब ऐसा बच्चा जिसको गणितीय संक्रियाओं कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, मैथमेटिक कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको उसकी समझ नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? 4 विकल्प दिए हैं, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और बस यही 4 विकल्प हैं। तो देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है? डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित अक्षमता है, मतलब बच्चे को इसमें अक्षर और शब्द समझने में समस्या होती है। डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया में बच्चे को अपने बॉडी शेप की चिंता रहती है, उसे ये लगता है कि मेरा शेप बिगड़ रहा है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है और डिसकैलकुलिया जो है गणितीय संक्रियाओं में अक्षमता से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप एक माँ को अपने बेटे राज से निपटने के लिए एक व्यवहार कार्यक्रम विकसित करने में मदद कर रहे हैं। राज को अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर है, निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? प्रश्न कहता है कि एक लड़का है राज, उसको अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर है, मतलब अवज्ञा करने की बीमारी है, वह हर किसी की बात को खुल्लम खुल्ला विरोध करता है, उसको मानता नहीं है। तो वह क्या बोलता है, इनमें से कौन सा कार्यक्रम जो है इस चीज़ को सुधार सकता है? पहला सख्त परवरिश, तो चूंकि हम जानते हैं कि बाल विकास में बच्चे पर हमें सख्ती नहीं दिखानी होती, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा है निरोध या डिटेंशन, यह भी नहीं कर सकते हैं, सजा भी नहीं दे सकते। कर क्या सकते हैं? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, तो यह इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है, क्या क्या प्रभावित कर सकता है उसके सोशल डेवलपमेंट को? अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी या खाने की आदत। अस्थमा से कोई लेना देना नहीं है, एलर्जी से भी कोई लेना देना नहीं है, ईटिंग हैबिट से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यदि उसको कोई पुरानी बीमारी है तो उस पुरानी बीमारी के वजह से उसका सोशल डेवलपमेंट अवरुद्ध हो सकता है, तो यह इसका सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विध्रुवी विकार यानी बाइपोलर डिसऑर्डर को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला है एंटी सोशल पर्सनालिटी सिंड्रोम या मसीहा रोग या गहरा अवसाद या मंचूसन सिंड्रोम। तीसरे हम मैनिक डिप्रेशन या गहरे अवसाद के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने बाइपोलर डिसऑर्डर में पढ़ा कि एक मूड स्विंग की बीमारी है या मूड स्विंग का विकार है, जिसमें वह कभी अत्यधिक उत्साहित रहता है, कभी अत्यधिक डिप्रेस रहता है, इसलिए इसे हम मैनिक डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओसीडी का अर्थ क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछा है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 limbs ऑफ बॉडी आर अफेक्टेड इन केस ऑफ, किस मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? मतलब यदि किसी व्यक्ति के, किसी बालक के चारों लिम्स मतलब आप जानते हैं नीचे के 2 पैर ऊपर के 2 हाथ, ये लिम्स कहलाते हैं। तो यदि चारों लिम्स प्रभावित हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो पहला विकल्प है ट्राईप्लेगिया, नाम से ही है कि 3, बाईप्लेगिया 2, क्वाड्रीप्लेगिया, तो यहाँ क्वाड्री मतलब होता है 4, तो इसका सही उत्तर है क्वाड्रीप्लेगिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ओसीडी का फुल फॉर्म बताना है इसमें। तो 4 विकल्प दिया है इसमें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजाइन, दूसरा विकल्प है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तीसरा है ऑब्सेसिव कॉग्निटिव डिसऑर्डर और चौथा है ऑफिस ऑफ कॉग्निटिव डिजाइन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये फुल फॉर्म बहुत सरल है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं या ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन मेनली हैव डिफिकल्टीज इन, स्वलीनता, बच्चों में खाली स्थान की कठिनाई होती है, तो किस चीज़ की कठिनाई होगी? दृष्टि की होगी, बुद्धि की होगी, सामाजिक संपर्क का होगा या शरीर गति से? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि जो बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित होंगे उनका सोशल डेवलपमेंट अवरुद्ध होगा या बहुत कम होगा। तो जहाँ भी आपको सोशल शब्द दिखे यही उसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर है सोशल इंटरेक्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्लास्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का डर है, इसका एक उदाहरण है। क्लास्ट्रोफोबिया हमने पढ़ा था। क्लास्ट्रोफोबिया में क्या होता है कि बच्चे को या किसी व्यक्ति को जो क्लास्ट्रोफोबिया से सफ़र करता है उसको हमेशा यह डर रहता है कि किसी पैक्ड जगह में वह फंस जाएगा और वह वहाँ से निकल नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को क्लास्ट्रोफोबिया और वह लिफ्ट में सफ़र कर रहा है, लिफ्ट से जा रहा है
तो उसे डर रहेगा कि वह लिफ्ट में फंस चुका है, वह लिफ्ट से नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है वो क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है। तो पूछता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया इज ए फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेसेस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो यह भी एक तरह का तनाव है, यह भी एक तरह का एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है एंजाइटी डिसऑर्डर। ऑटिज्म होगा नहीं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा नहीं, और ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले भी नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है? तो हमने पिछले वीडियो में देखा, डाउन सिंड्रोम पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसको ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं, ट्राइसोमी 21 डिसऑर्डर। इसमें जो है, जो 21वें नंबर का सेट होता है क्रोमोसोम का, उसमें एक क्रोमोसोम बच्चा अतिरिक्त प्राप्त करता है माता से या पिता से। उसकी वजह से उसके शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, उसकी सारी शरीर की जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है बहुत स्लो हो जाती है, उसके बहुत सारे अंगों में विकार उत्पन्न हो जाता है। उन्हीं में से एक अंग है हृदय, इसमें भी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है डाउन सिंड्रोम। अब बात करते हैं, यदि किसी बच्चे का तेजी से वजन कम हो रहा हो और दिन भर कुछ नहीं खाता हो तो उसमें कौन सा विकार पाया जाता है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा को। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में एक भय रहता है कि यदि वह ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा, उसका बॉडी फिगर बिगड़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा। इस तरह का भय उसके मन में रहता है, इसे ही हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो यदि किसी बच्चे का तेजी से वजन कम हो रहा है और दिन भर कुछ नहीं खा रहा है तो उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज यूज्ड टू हेल्प चिल्ड्रन विथ विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। तो किस तरह के डिसऑर्डर में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक थेरेपी है जिसका प्रयोग ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में क्या है, अगर गर्भावस्था के दौरान मां ने बड़ी मात्रा में शराब का सेवन किया है तो शिशु को क्या नुकसान होने की संभावना है? तो प्रीनेटल रिटार्डेशन होगा, या फेटल विड्रॉल सिंड्रोम होगा, या फेटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा, या पेरीनेटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को भ्रूण में ही कुछ समस्याएं, कई सारे विकार होने लगेंगे, उसे हम कहते हैं, यानी बच्चा जब गर्भ में रहेगा उसी दौरान उसमें कुछ सिंड्रोम या कई सारे विकार डेवलप होंगे। और वो विकार डेवलप हो रहे हैं अल्कोहल की वजह से, इसलिए उसका नाम पड़ा है भ्रूण मध्य सिंड्रोम। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कोमार्बिड या सहरुग्णता क्या है? हमने पिछले वीडियो में देखा था डिसीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है, सिंड्रोम क्या है, कोमार्बिड क्या है। उसमें हमने जाना था कि कोमार्बिड ऐसे दो बीमारियों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति में एक साथ हो। दो बीमारी जब किसी व्यक्ति में एक साथ होती है तो उन दो बीमारियों को हम कोमार्बिड या सहरुग्णता की स्थिति कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, यह एक विकार या स्थिति का वर्णन करता है जो किसी अन्य विकार या स्थिति के साथ होता है। मतलब दो दो बीमारियां एक साथ होना वो कोमार्बिड होता है, या दो दो विकार एक साथ होना वह कोमार्बिड है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आवेगकता, इम्पल्सिविटी निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है। ये किसका सिम्टम है? इम्पल्सिविटी, आवेग में आ जाना। ईटिंग डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्या है इसमें? ईटिंग डिसऑर्डर हो नहीं सकता क्योंकि खाने से आवेग बढ़ता नहीं है। लर्निंग डिसऑर्डर हो नहीं सकता, लर्निंग यानी अधिगम क्षमता से भी इम्पल्सिविटी नहीं आती। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी इम्पल्सिविटी नहीं आती। बचता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हमने पढ़ा था, जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है कि अटेंशन डेफिसिट मतलब ध्यानाभाव की कमी, और हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता। अति सक्रियता कब होगी? जब उसमें आवेग होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ध्यान अभाव सक्रियता विकार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या है? व्हाट इज द मोस्ट ट्रू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? मतलब 4 विकल्प दिए गए, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो समझते हैं। पहला है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मतलब काम करने में असमर्थता है। मतलब यदि आप काम करने में असमर्थ है तो मानसिक स्वास्थ्य होगा, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होगी। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आप मुझे कोई ऐसा काम दे दे जो हाथ से होना हो और मेरे पास हाथ ही ना हो,
तो इसका दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, मेंटल से कोई लेना देना नहीं। अगला सवाल, अगला विकल्प, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ है लोगों और आसपास की चीज़ों को नहीं पहचानना। यदि मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा? तो इसका भी मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित कर सकती है। तो यह इसका विकल्प हो सकता है। फिर भी हम चौथे को देख लेते हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे जवाब देने के तरीके प्रभावित कर सकती हैं। यह भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक विकल्प है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि यदि हमारा मेंटल हेल्थ सही है तो हम अच्छे तरीके से सोचेंगे, महसूस कर पाएंगे और उसी के मुताबिक हम व्यवहार भी कर पाएंगे। तो इसका सही उत्तर है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को क्या होता है? डिस्ग्राफिया, जैसे कि नाम में ही है, ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित। तो जो बच्चा डिस्ग्राफिया से सफ़र करेगा उसे लिखने में कठिनाई हो गया। अगला सवाल, गरीब बच्चे के विकास के लिए खाली स्थान प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। अच्छा, इसके विकल्प में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके सारे विकल्प जो है आपको सही लगेंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। पहले समझते हैं क्यों। पहला विकल्प है डायरिया, फिर है HIV, फिर है चिकन पॉक्स, फिर है डायबिटीज़ मेलिटस। लेकिन इसका उत्तर आपको लगेगा कि बच्चे में HIV कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखना है कि जहाँ पुअर फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता है HIV का, क्योंकि वहाँ एजुकेशन की भी कमी रहेगी। तो यह एक ऐसा डिसीज़ है या डिसऑर्डर है जो अज्ञानता की वजह से ज़्यादा फैलता है और इसके संक्रमण के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लड से या किसी और माध्यम से। इस वजह से इन चारों विकल्प में HIV इसका सही उत्तर है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा आनुवंशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। उनमें से जो 23वां सेट है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, वो डिसाइड करता है कि किसी बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। यदि उसके दोनों क्रोमोसोम, उस सेट के दोनों क्रोमोसोम यदि X हैं तो वह फीमेल होगा, यदि XY है तो मेल होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि इसमें एक विकार उत्पन्न होता है और बच्चा सिर्फ एक क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। मतलब जो 23वां सेट है उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, वो भी होता है सिर्फ X। तो इस तरह के विकार को हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। और चूंकि उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, वह भी X, तो X डिसाइड करता है किसी बच्चे के फीमेल होने को। यानी कि इस तरह का विकार केवल महिलाओं में ही पाया जाता है, वह है टर्नर सिंड्रोम। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे किससे पीड़ित होते हैं? तो फोनोलॉजिकल कोर की जो कमी होती है वह होती है डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने में अक्षम बच्चे। जो बच्चे पढ़ने में अक्षम होते हैं उनमें फोनोलॉजिकल कोर की कमी होती है। फिर अगला सवाल, कमी की बीमारियों का कारण बन सकता है जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मतलब किस चीज़ की कमी या किसके कारण कई सारी बीमारियां हो सकती हैं बच्चों को, जिससे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाए। तो मेंटल इलनेस होगा, एनीमिया होगा, माल न्यूट्रिशन होगा या क्लिनिकल डिप्रेशन होगा। तो इसका सही उत्तर है कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। यदि बच्चा कुपोषित है तो उसकी वृद्धि रुक सकती है। मेंटल इलनेस नहीं होगा, क्योंकि यदि किसी को मेंटल इलनेस होती है, आपने देखा होगा कई बच्चे मेंटल इलनेस के शिकार रहते हैं, फिर भी उनका फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। एनीमिया में भी एनीमिया होता ही है कुपोषण से, तो एनीमिया सही जवाब हो सकता है, लेकिन एनीमिया का भी कारण कुपोषण है। और क्लिनिकल डिप्रेशन, बच्चे को डिप्रेशन में जाने से इसका बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका सही उत्तर है माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। अच्छा, बच्चों में डर, तो जैसा कि हम पिछले कुछ क्वेश्चन में आप बता चुके हैं कि बेवजह को जो डर होता है वो हमेशा एंजाइटी डिसऑर्डर
की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है एंजाइटी डिसऑर्डर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता है? ओसीडी डज नॉट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन। मतलब यदि किसी को ओसीडी है तो किसे प्रभावित नहीं करेगा वो? ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा बार बार किसी चीज को वही उसके जो एक्शन होते हैं वो उसी को बार बार रिपीट करता रहता है। रिपीट करने से ही इसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। और ये फिर कुछ ख्याल होते हैं जो उस बच्चे को बार बार आते हैं। तो इसमें अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास यह भी नहीं होगा, व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना यह भी नहीं होगा, अनिश्चितता की असहिष्णुता यह भी नहीं होगा। चौथा विकल्प है कंट्रोल ऑफ थॉट। तो जैसा कि हमने बताया कि जो ओसीडी में जो होता है उसमें विचार कभी कभी रिपीट होते हैं, जैसे उसके एक्शन रिपीट होते हैं उसी तरह उसके विचार भी रिपीट होते हैं। तो विचारों पर नियंत्रण उसमें जो है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके विचार में नियंत्रण नहीं होगा, विचार उसके रिपीट होते रहेंगे। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाने के विकारों को निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वेट इंडेक्स, वेट मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स या बॉडी हाइट इंडेक्स। तो इसका सही उत्तर है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम BMI के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आपसे सवाल पूछ दे कि BMI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। उस विकार का नाम बताएं जो ध्यान की कमी का कारण बनता है। पहला है डिसलेक्सिया, अगला है डिस्कैल्कुलिया, अगला है डिस्ग्राफिया और अगला है ADD या ADHD। तो जिसमें लैक ऑफ अटेंशन होगा, हमने पहले ही पढ़ा है ADD या ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान अभाव की जिसमें कमी रहती है वह डिसऑर्डर है ADHD। तो इसका सही उत्तर है ADHD। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से प्रभावित एक बच्चे द्वारा वर्तनी और पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है, वह किस विकार से संबंधित है? तो हमने बताया था पढ़ने से संबंधित यदि समस्या होगी तो उसे डिसलेक्सिया होगी। तो इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया। अब बात करते हैं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में SLD शब्द का क्या अर्थ है? पिछले वीडियो में हमने देखा था एक डिसऑर्डर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एक क्लासिफिकेशन है, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। तो इस डिसऑर्डर के अंतर्गत डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया दोनों टर्म्स को कवर किए जाते हैं। कुल मिला के ये एक अम्ब्रेला टर्म है। SLD जो है वह एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत डिसलेक्सिया और डिसकैल्कुलिया दोनों आते हैं। तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित SLD शब्द का क्या अर्थ होगा, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा है तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती तो उसे किस प्रकार का अधिगम अक्षमता है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने बताया था यदि पढ़ने में कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोशिका विभाजन में त्रुटि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकार होता है? तो यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो गया। जैसे कि हमने बताया था हमारे बॉडी में 23 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, उसमें से जो 21वां सेट है उसमें किसी कारण बस एक क्रोमोसोम अतिरिक्त आ जाता है, या तो माता से या तो पिता से। तो यह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। यह सेल डिवीजन में एरर्स के कारण होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ADHD बच्चों को कठिनाई होती है? अच्छा, जो ADHD से ग्रसित बच्चे, ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अति सक्रियता एवं ध्यान अभाव विकार। पहला विकल्प है केवल ध्यान देना, या केवल अति सक्रियता, या केवल आवेग नियंत्रण। तो इसमें केवल तो हो नहीं सकता, उसमें तीनों चीज की कमी होगी। पहले वो ध्यान देने में असमर्थ होगा, उसमें सक्रियता की कमी होगी, और उसमें या हाइपर एक्टिव होगा। एक्टिव तो रहेगा लेकिन हाइपर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, आवेग भी उसमें बहुत ज़्यादा हो। तो ये तीनों, तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या है तो उसे किससे निरूपित किया जा सकता है? तो मतलब उसे बहुत सारी प्रॉब्लम है
स्कूल से संबंधित, स्कूल में जाता है और कुछ सीखने से संबंधित डिसऑर्डर है, तो पहला विकल्प देख लेते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर यानी अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो देखिए हमने पहले ही कहा है बच्चे में कुछ कमियां हमें निकालनी नहीं है, तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें अधिगम अक्षमता है यानी कुछ ना कुछ उसमें कमी जो है वह मेंटल लेवल पे है, जिसके वजह से उसे स्कूल में पढ़ने और लिखने से संबंधित स्कूल के अन्य कार्यों में प्रॉब्लम हो रही है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वलीनता से पीड़ित बच्चे होते हैं, तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। हमने बताया है कि जो ऑटिज्म से संबंधित या ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होंगे उनमें सोशल डेवलपमेंट की कमी होगी और वो दूसरों के साथ आंख से आंख मिलाने में असमर्थ होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें देखना है कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। कुछ रोग और विकार वंशानुगत होते हैं, तो यह सही है। कुछ रोग जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं हमें, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, तो यह विकल्प सही है। अगला देखते हैं, समृद्ध वातावरण बच्चे के विकास को बढ़ाता है, यह भी विकल्प सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है जो सही नहीं है। अगला विकल्प, उचित उपाय करके सभी आनुवांशिक विकारों को रोका जा सकता है, यह सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो हमारे लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उचित उपाय करके सभी आनुवंशिक विकारों को रोका जा सकता है, यह सही नहीं। अगला, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज कंसीडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव रिमेडियल मेथड, यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये किसके लिए उपयुक्त है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज कंसीडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव रिमेडियल मेथड, तो ये ASD, इसमें नाम में कंफ्यूज नहीं होना। आपको लगेगा मैंने पहले ऑटिज्म बताया था, अभी ASD बता रहा हूँ। तो ऑटिज्म और ASD मतलब ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म, दोनों सेम ही है। तो इनके लिए एक ही थेरेपी है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाइपोलर डिसऑर्डर इज विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर? बाइपोलर डिसऑर्डर किस तरह का डिसऑर्डर है? तो यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मैंने बताया भी है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वह मूड स्विंग से संबंधित है। इससे ग्रसित बच्चा कभी अत्यधिक उत्साहित होगा तो कभी अत्यधिक डिप्रेस्ड होगा। फिर अगला प्रश्न है, ADHD का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगला प्रश्न, मौलिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम बताइए। मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएबिलिटी टू कैरी आउट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन? तो यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। मतलब गणितीय कैलकुलेशन या गणितीय संक्रियाएं करने में जो बच्चा असक्षम होगा उसमें डिसकैलकुलिया नामक विकार होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाइपरकाइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर सभी है, यह भी रिपीट हुआ है। हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर जैसे ADHD, ADD, ये हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है। इनमें बच्चे में डिस्ट्रैक्टिबिलिटी पाई जाती है, हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है, इम्पल्सिविटी पाई जाती है, लेकिन हैलुसिनेशन नहीं पाया जाता। तो इसका सही विकल्प या सही उत्तर है अति सक्रियता या मतिभ्रम या हैलुसिनेशन। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक विद्यालय के प्रदर्शन में एक बच्चे की लगातार असफलता का पता निम्न रूप से लगा सकता है, यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो किस तरह से लगा सकता है? अधिगम अशक्तता या विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखकर। फिर अगला प्रश्न है, GAD का अर्थ क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका सही उत्तर है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। यह भी एंजाइटी डिसऑर्डर की तरह ही है, लेकिन यह एंजाइटी डिसऑर्डर से कुछ ज़्यादा सीवियर होता है। GAD जो होता है वह एंजाइटी डिसऑर्डर से भी ज़्यादा सीवियर होता है। तो इसका फुल फॉर्म है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2018 में MPTT वर्ग 2 में पूछे गए थे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्रशंसा स्वरूप आप लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।